तो कल हमने किया था गुप्त वंश का उदय और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गुप्त वंश का पतन। पतन से पहले दो शासकों को हम लोग देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने देखा था श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त 240 में आते हैं और 50 तक शासन करते हैं। उसके बाद उनका पुत्र घटोत्कच आता है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। फिर आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को मतलब एक तरीके से बड़ा चुल मचा रहता है राज्य को जीतने का। तो वो क्या करते हैं कि दक्षिणतम भाग में मध्य एशिया मतलब काफी वो युद्ध वगैरह करते हैं और राज्य जीतते हैं। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और समुद्रगुप्त के दो पुत्रों को भी हम देखते हैं, जिनमें से एक का नाम था रामगुप्त और दूजे का नाम था विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त सन 375 में आता है और 5 साल तक शासन करता है। इसी बीच हम लोग ये भी देखते हैं कि शक जो है रामगुप्त के शासनकाल में आक्रमण कर देते हैं। शक पराजित कर देते हैं हमारे इन रामगुप्त जी को और कहते हैं कि भैया अपनी बीवी हमको दे दीजिए, बस बड़ी बढ़िया आपकी बीवी है ध्रुव स्वामिनी। तो सब तैयार हो जाते हैं देने के लिए। फिर विक्रमादित्य भाभी लवर बन के आ जाते हैं कि नहीं, भाभी नहीं जाएंगी, मैं जाऊंगा भाभी के समय। भाभी को इम्प्रेस करने के लिए वो निकल जाते हैं शक के पास मेहरारू बन के। अब जो है कि वो जाते हैं, जाके मार पीट के आ जाते हैं। कहते हैं कि लो भैया, मैंने आपको शकों से छुटकारा दिला दिया। अब होता क्या है, 5 साल बाद आती है विक्रमादित्य की सरकार और विक्रमादित्य की शादी होती है ध्रुव देवी यानी कि अपनी भाभी से। कहानी आगे बढ़ती है। विक्रमादित्य के शासनकाल में हम लोग 9 नवरत्नों को देखते हैं। फाहियान भी इसी शासनकाल में आते हैं। फाहियान बताते हैं कि इस शासनकाल में कौड़ियों का उपयोग होता था। फाहियान बताते हैं कि इस शासनकाल में किसी को मृत्यु दंड की सजा नहीं होती थी। अगर कोई बार बार राजद्रोह करता भी है तो उसको हम लोग दाहिना हाथ काट कर वापिस भेज देते हैं। और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखा था हम लोगों ने कल के वीडियो में। कल के वीडियो में जो मुख्य चीज़ें थी, एक तो हम देखे थे कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। उसी के साथ हम लोगों ने देखा था चंद्रगुप्त की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियों के बारे में यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि के बारे में। तो देवराज, देवश्री, देवगुप्त और विक्रमादित्य ये सब थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक वकाटक वंश को भी हम लोग देखते हैं। वकाटक वंश शक के दक्षिणतम पार्ट में रहता है और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो अपनी बेटी का विवाह जो है इसी वकाटक वंश में कर देते हैं और खुद अपना विवाह करते हैं किसमें, कुबेर नागा जो कि नाग वंश की राजकुमारी थी उससे। कहानी आगे बढ़ती है और चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु होती है और उनका पुत्र आता है कुमारगुप्त। ये कहानी हम लोगों ने कल देख ली थी। श्रीगुप्त को हमने कल देखा था, घटोत्कच को कल देखा था, चंद्रगुप्त प्रथम को कल देखा था, समुद्रगुप्त को, रामगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को देखा था। आज इन दो को देखने वाले हैं जो कि है कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो शुरू करते हैं कुमारगुप्त से आज की इस कहानी को। तो कौन थे कुमारगुप्त? कुमारगुप्त के शासनकाल में एक ही चीज फेमस है कि इस पूरे गुप्त काल में ना इसी कुमारगुप्त के सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं। ये काफी फेमस बात है। कुमारगुप्त 13 से 55, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी चली। आगे बात करें तो इनकी उपाधि हम लोग को याद रखनी है। उपाधि इनको मिली है महेंद्रादित्य की। महेंद्रादित्य की उपाधि मिली है इनको। महेंद्रादित्य की उपाधि मिली है और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसको बाद में कर्मकांड किया गया जिसके साथ नालंदा, नालंदा, लंदा, लंदा, लो भाई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये करते हैं। इसी के शासनकाल में क्या होता है, हूणों का आक्रमण होता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, कुमारगुप्त को पढ़ा। कुमारगुप्त कौन थे? विक्रमादित्य के बाद आए। विक्रमादित्य के बाद कौन आया? कुमारगुप्त आया। कुमारगुप्त शासनकाल कब से कब तक चला? 400
13 से 455 तक चला। महेंद्रादित्य की उपाधि रही, हुणों का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में स्कंदगुप्त जो कि इनके पुत्र होते हैं, वो जो है हुणों से लड़ाई झगड़ा करते हैं और हुणों को पराजित कर देते हैं। एक और बात मैंने बताई थी कि कुमार गुप्त काल के ऐसे राजा हैं, शासक हैं, जिनका कि 12 अभिलेख मिलता है, 18 अभिलेख मिलता है, 12 नहीं रे, 18 अभिलेख मिलता है। ठीक है, तो ये भी बात है। अब इस कहानी के बाद आते हैं, इनकी मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त भी 455 से 467 ईस्वी तक आते हैं। कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त आते हैं। उपाधि की बात करें तो इनकी दो उपाधियां हैं भैया। पहली उपाधि की बात करें तो इनकी पहली उपाधि है क्रमादित्य, और है इनकी उपाधि शक्रादित्य। क्रमादित्य और शक्रादित्य की उपाधि है। हुणों को पराजित किया था, परंतु इनके मृत्यु के पश्चात हम लोग देखते हैं कि निरंतर होने वाले हुणों के आक्रमण से धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, पतन की कहानी चलती है इस शासक से। स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद जो भी शासक आते हैं, वो शासक हुणों के आक्रमण को संभाल नहीं पाते हैं और यहीं पर हो जाता है स्कंदगुप्त के साम्राज्य का पतन। परंतु काफी लंबा समय होता है। पतन की बात करें यहाँ पर देखो 67 है, और पतन की बात करें तो लगभग आगे 550 के लगभग में पतन होता है। ठीक है, तो ये सब कहानी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पतन हो जाता है, और पतन का सन भी मैं लिखवा ही देता हूँ, 550 एडी, 550 एडी है। गुप्त वंश में सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं कुमार गुप्त के, मैंने बताया है। कुमार गुप्त के अभिलेख मिलते हैं 18 ठो। अब भैया हमने मौर्य काल को देखा था, तो मौर्य काल में हमने बिंदुसार को देखा, चंद्रगुप्त को देखा, अशोक को देखा, फिर कहानी खत्म हुई और फिर हम लोग आते हैं मौर्य काल के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दशाओं पर। तो यहाँ पर भी हम लोग वही कार्यक्रम करने वाले हैं। यहाँ पर भी हम लोग पढ़ चुके हैं पूरे गुप्त काल को, इतने सारे शासकों को हमने देखा। अभी तक हम लोगों ने पहला ऐसा देखा काल या फिर वंश जिसके अंतर्गत इतने सारे शासक को देखा। श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर ये फिर ये, लास्ट में स्कंदगुप्त। अभी हम लोग को मुगल वगैरह तक जाना है। कहानी शुरू होगी बाबर से, बाबर, हुमायूं, क्या क्या चलेगा कहानी, है ना। तो अभी तो शुरुआत है जनाब, मेडिवल बाकी है, मेडिवल परसों शुरू होगा। खैर, गुप्त काल की प्रशासनिक दिशा की बात करें तो केंद्रीकृत सरकार थी, मतलब कि एक पूरा जो राज्य है वो एक केंद्र में था। ठीक है, जैसे अभी केंद्र है, ये केंद्र भी कुछ प्रांतों से मिलकर बना था। ये प्रांत के अंतर्गत आते थे कुछ जिले, और इन जिलों के अंतर्गत आते थे कुछ ग्राम। ठीक है, और इन सबको कंट्रोल कौन करता था? ये। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। तब प्रशासनिक दशा की बात करें तो शासन के सर्वोच्च शिखर पर राजा होता था, और केंद्रीय परिषद। मौर्य काल की बात करें तो हम लोगों ने देखा था ना, वैश्यावृत्ति को अधीक्षक होते हैं, तो लेखा विभाग के अध्यक्ष होते हैं। 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष हम लोगों ने लगभग देखे थे। तो यही कहानी यहाँ पर भी है। एक बार मैं देखता हूँ, शायद मिल जाए तो मिल जाए, मौर्य काल की जो हमारी देखा था हम लोगों ने। तो हमने देखा था मौर्य काल में 18 तीर्थ, 27 अध्यक्ष, और हमने देखा था समाहर्ता को जो कि है वित्त विभाग का प्रमुख। हमने देखा था सीताध्यक्ष को जो कि है कृषि विभाग के प्रमुख। हमने देखा था वैश्यावृत्ति विभाग के प्रमुख गणिका अध्यक्ष को। अब वैश्यावृत्ति विभाग से हम लोग गणी याद रख सकते हैं, समझ रहे हो ना। लक्षणाध्यक्ष शाही टकसाल वगैरह। प्रांतीय प्रशासन हम लोग वहां पर देखते हैं कि ऐसे जैसे प्रांत वगैरह है, वो प्रांत वहां पर हम लोग देखते हैं 5 गो: उत्तरापद, दक्षिणापद, कलिंग, अवंती, प्राच्य। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला होती है उस समय, दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी, कलिंग की राजधानी दुठे, जौगढ़ और तौशील, अवंती की राजधानी उज्जैन, प्राच्य देश की पाटलिपुत्र।
इतनी कहानी होती है। यहाँ की कहानी को देखा जाए तो यहाँ की कहानी में सेनापति होता है, महासंधि विग्रहिक होता है जो कि युद्ध और शांति शर्तों का निर्धारण करता है ना? जो कि युद्ध और शांति शर्तों का निर्धारण करता है। महादंडपाल होता है जो कि न्याय विभाग का प्रमुख होता है। विनय स्थिति संस्थापक होता है। विनय तो धार्मिक विनय याद हो सकता है। महाशपटलिक आय विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। केंद्र के नीचे होते थे प्रांतीय प्रशासन। प्रांत को हम लोग यहाँ पर कहते हैं भोक्षी, सॉरी 2 मिनट मैं एक बार देख लेता हूँ, अजीब सा नाम था यार, भोक्ती, ठीक है, भोक्ती, भोक्सी। एगरा को भोक्ता कहते थे, इसके प्रधान को कहते थे भोक्ता, कुत्ता नहीं भोक्ता। या उपरिक महाजन या उपरिक महाजन इसको कहा जाता था, ठीक है। उपरिक महाराज, 2 मिनट में, सॉरी यार, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी। महाराज। प्रांत के नीचे होता था जिला, जिला को कहते थे विषय, और विषय, विषय के प्रधान होते थे विषयपति। आई थिंक आपको दिखता होगा सफा, जना गंदा दिख रहा दिखेगा आपको। खैर आगे बढ़ते हैं। जिले के नीचे होते थे गांव, गांव के प्रधान को कहते थे ग्रामीणी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बात करें महिलाओं की स्थिति की, तो महिलाओं की स्थिति की बात करें तो पतनशील स्थिति देखने को मिलती है, परंतु कौटिल्य, अरे सॉरी, हमारे कालिदास जी जो हैं, जो कि नवरत्न में शामिल थे, कालिदास के कुछ ग्रंथों में, इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, परंतु सच में बात करें तो स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनको न तो शिक्षा का अधिकार था, न तो इनको उपनयन मतलब उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, मतलब शिक्षा अधिकार नहीं था। इन लोगों को बहु विवाह अब शुरू हो चुका था, पर्दा प्रचलन, पर्दा प्रथा प्रचलन में था, ठीक है। शिक्षा का अधिकार नहीं, उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं, बहु विवाह से प्रताड़ित, पर्दा प्रथा। और भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में देखने को मिलता है, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में देखने को मिलता है 510 एडी में सर्वप्रथम ऐसा अभिलेख जो सती प्रथा का साक्ष्य प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भैया, सती प्रथा, सती प्रथा का साक्ष्य प्रदान करता है। भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख सती प्रथा का साक्ष्य प्रदान करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट अभिलेख। ओके, नेक्स्ट बढ़े तो दासों की स्थिति बात करें तो नारद स्मृति ग्रंथ में हम लोग को देखने को मिलता है 15 प्रकार के दासों का उल्लेख। यहाँ पर बस उल्लेख देखने को मिलता है। आगे बात करें शूद्रों की दशा की, तो अच्छी थी, सेम वही मौर्य काल की तरह, हर चीज का इनको राइट था, मतलब अधिकार था, पशुपालन व्यापार इसका अधिकार था। आर्थिक स्थिति की बात करें तो कृषि, अरे भैया आर्थिक में एक तो कृषि था, उस समय एआई तो था नहीं कि कंप्यूटर बैठ के साइबरिंग करना है, मतलब साइबर कैफे चलाना है, और मतलब अभी जो नए नए व्यापार निकले हैं, रील्स बनाना है, यूट्यूबर बनना है, तो यूट्यूबर बनना था नहीं। कृषि की स्थिति बहुत अच्छी थी, कृषि करबा करते थे। आर्थिक दशा के बारे में भूमि के 12 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। अमर सिंह का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अमर ग्रंथ, अमर कोश ग्रंथ, अमर कोश ग्रंथ नाम है। अमर कोश ग्रंथ में भूमि के 12 प्रकारों का उल्लेख में देखने को मिलता है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में उत्तम सिंचाई, अरे जूनागढ़ अभिलेख मतलब वही नहर वही सब, जूनागढ़ अभिलेख से उत्तम सिंचाई व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और महान रोमन साम्राज्य के पतन, हमको याद है ना कि मौर्य साम्राज्य में हम लोग हाँ मौर्य साम्राज्य में हम लोग देखते थे कि
रोमन के साथ व्यापार वगैरह होता था हम लोगों का। मौर्य क्या हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से मौर्योत्तर काल में हम कह सकते हैं, है ना? मौर्योत्तर काल में हम लोग देखते थे कि हाँ, चेदी वंश के बाद हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था कि कनिष्क वगैरह रहते हैं, और उसी समय हम लोग देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में जो बाहरी हैं, रोमन हैं, उनके साथ हम लोग का व्यापार होता है, वो भी किसका? मसालों वगैरह का। तो मसाले वगैरह के व्यापार रोमन के साथ होते हैं, परंतु रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, और उसके पतन के बाद रोमन से व्यापार खत्म होता है, और हमारा जो भारत है वो भागता है अपने यहाँ इधर के देशों के साथ, यहाँ इधर के देशों के साथ, दक्षिण में पूर्वी देशों के साथ, यानी कि दक्षिणी पूर्वी आसियान देशों के साथ, लाओस आदि जो वियतनाम है, दक्षिणी पूर्वी देशों के साथ। पहले कहाँ जाता था? ऊपर जाता था, अब कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। ठीक है, कहानी बढ़िया चल रही थी। चलो भाई, गुप्त काल में 4 प्रकार के सिक्के देखे जाते हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत सिक्कों में गिरावट देखी जाती है प्रचलन में। 4 प्रकार के सिक्के देखे जाते हैं। स्वर्ण सिक्के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग कहते थे, स्वर्ण सिक्कों को हम लोग क्या कहते थे भाई? स्वर्ण सिक्कों को हम लोग कहते थे, हाँ, दीनार कहते थे। दीनार, 2 मिनट, दीनार, सॉरी दीनार, ओके, दीनार। चांदी के सिक्कों को हम लोग कहते थे रूपक, और तांबे के सिक्कों में कहते थे माशक, मूषक नहीं, माशक। और फाहयान के अनुसार हमको पता है कि कौड़ियों का प्रयोग होता था उस समय। कौड़ियों का प्रयोग होता था। तो ये तो हमने गुप्त काल को कंप्लीट किया। फिर से बता देता हूँ, विक्रमादित्य श्रीगुप्त आए, घटोत्कच आए, चंद्रगुप्त प्रथम आए, 50 से 19, 319, 319 से 35 ये चले। समुद्रगुप्त का लंबा शासनकाल 40 वर्षों का रहा, लगभग 40 वर्षों का। 335 से 375 फिर आए रामगुप्त, 5 साल राज्य किए। चंद्रगुप्त सेकंड आए, विक्रमादित्य की उपाधि रही इनके पास श्रीगुप्त की उपाधि रही, है ना? और कुमारगुप्त फिर उसके बाद आए, फिर स्कंदगुप्त आए, और लगभग 550 के लगभग में हम देखते हैं गुप्त काल का पतन हो जाता है। ये पूरा गुप्त काल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, एम्पायर, ठीक है। ये पूरा गुप्त एम्पायर इतना बड़ा था। दक्षिणी भारत में तो नहीं था, दक्षिणी भारत का इतिहास ही पूरा अलग हम लोग पढ़ेंगे। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त आए, जिनका महेंद्रादित्य की उपाधि थी, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया, हुणों का आक्रमण हुआ, स्कंदगुप्त ने विजय पाया। फिर आए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467, क्रमादित्य की उपाधि और शकरादित्य की उपाधि भी इनको मिलती है। सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त के देखते हैं हम लोग, 18 अभिलेख होते हैं। गुप्त काल के प्रशासनिक की बात करें, प्रशासनिक दशा की, तो राजा सर्वोच्च पे होता है, उसके बाद केंद्रीय मंत्री परिषद होता है। इसमें इतने सारे मार झगुआ भर का सब दिया है। भुक्ति कहते हैं किसको? प्रांत को। जिला को क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। विषय के प्रधान को विषयपति कहते हैं। अगर हम बात करें भुक्ति के प्रधान को तो भोक्ता कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें गांव के प्रधान को तो गांव के प्रधान ग्रामीणी कहते हैं। चलो बताओ प्रांत के प्रधान को क्या कहते हैं? प्रांत के प्रधान को क्या कहते हैं? प्रांत के प्रधान को क्या कहते हैं? प्रांत के प्रधान को भोक्ता कहते हैं, क्योंकि प्रांत को भुक्ति कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत, मतलब कह सकते हैं कि ठीक नहीं थी, पतनशील थी। पतन होना यहीं से शुरू हो चुका था, है ना? पर्दा प्रथा शुरू हो चुका था। दासों की स्थिति की बात करें तो कह सकते हैं ठीक ही ठाक स्थिति थी, है ना? ठीक ठाक स्थिति थी। आर्थिक दशा की बात करें तो आर्थिक दशा बहुत ठीक था, कृषि की स्थिति बहुत अच्छी थी। अमरकोश ग्रंथ में हम लोग देखते हैं कि 12 प्रकार के भूमि का उल्लेख देखने को मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में हम लोग देखते हैं सिंचाई की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। महान रोमन साम्राज्य के पतन के बाद हम लोग का जो है कि रोमन के साथ व्यापार जो है वो पतन हो जाता है। फिर हम लोग जाते हैं दक्षिण पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, के साथ व्यापार बढ़ता है। सिक्कों का प्रचलन कम होता है। स्वर्ण सिक्कों को हम लोग दिनार कहते हैं, चांदी के सिक्कों को रूपक कहते हैं, तांबे के सिक्कों को मासक कहते हैं। फाहयान के अनुसार कौड़ियों का प्रयोग होता था। गुप्त वंश की उत्पत्ति की बात करें, इस टॉपिक को हम लोग को सबसे शुरुआत में पढ़ना चाहिए था, उसी टॉपिक को हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं। गुप्त वंश की उत्पत्ति की बात करें तो इतिहासकारों में बहुत मतभेद है।
मतभेद है कि ये कौन थे, गुप्त की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन थे। गौरीशंकर बोलते हैं कि ये क्षत्रिय थे। गौरीशंकर क्या बोलते हैं कि ये क्षत्रिय थे। हेमचंद्र राय चौधरी बोलते हैं कि ये ब्राह्मण थे। और ये A.S. आलतेकर, आयंदर और R.S. शर्मा ये कहते हैं कि ये वैश्य थे। ये दो को तो उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, परंतु ये जो है सर्वाधिक मान्य है। सर्वाधिक मान्य यही है। तो भैया वैश्य थे। अगर हम अभी के गुप्ता की बात करें तो अभी के गुप्ता जो है, जैसे मेरा खुद का भी मैं गुप्ता हूँ तो मैं वैश्य में आता हूँ। खैर, तो इसी के साथ गुप्त काल का पतन हुआ। इसके बाद गुप्तोत्तर काल में हम लोग अलग अलग वंशों को देखेंगे, हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। आज हमने गुप्त काल का पतन कर दिया, कल हम लोग गुप्तोत्तर काल का उदय करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।